मोमना इकबाल और साकिब चिदड़ का जो केस है, इसकी क्या अपडेट है? बहुत सारी दरख्वास्तें अब दोनों जानिब से दी जा चुकी हैं। ये 5 साल पुराना गड़ा हुआ मुर्दा दोबारा जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। साकिब चद्दड़ का ये कहना है कि ये निजी नौयत का मामला है। उन्होंने असासों की एक फहरिस्त जारी कर, जो करोड़ों रुपए मालियत के असासे थे, मैंने इनको गाड़ियां भी लेके दी, मैंने उनको टूर कराए, लंबे चौड़े उन्होंने खाते डाल दिए। दरख्वास्तें गई हैं दोनों जानिब से। अली इशफाक के अगेंस्ट रिमशा ने दरख्वास्त जमा करवाई, उसकी भी जरा डिटेल। पंजाब बार काउंसिल में आसिफ अली नाम एक वकील साहब ने दरखास्त दी। ये मोमना की बहन जो है, ये ऑस्ट्रेलिया की किसी फर्म में बाकायदा मुलाजमत करती है। बार एक्ट के तहत किसी जगह मुस्तकिल बुनियादों पे मुलाजमत करता हो, वो बार का प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हो। इन्होंने मिसकंडक्ट किया। दूसरा, इसके जवाब में एक दरखास्त और आ गई। रिमशा इकबाल ने ये कहा, मियां अली इशफाक ने एनसीसीआई ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुझ पे इल्जाम तराशी की, और ये एक्ट जो है ना, ये मिसकंडक्ट है, मेलाफाइडी है। ये जो तहाइफ का सारा जिक्र हो रहा है कि तहाइफ लिए गए इतने, क्या ये कोई जुर्म है? गिफ्ट कोई किसी को कर सकता, लेकिन ये इसमें से जो बू आ रही है ना, वो है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। ये पहले दिन से, इब्तिदा से, आगाज से कंप्रोमाइजिंग केस है कि अब भी ये कंप्रोमाइजिंग होगा और मामला तय पा जाएंगे। और कई एक शहरी हैं जिनके साथ मुबैना तौर पर यह वाक़या पेश आया कि उनको और उनके बच्चों को उठाकर थाने ले गए, उन पे तशद्दुद भी किया उनके बच्चों के सामने। नीचे आओ बताते हैं। मैं तो ऐसे नीचे नहीं आ सकता, मेरे बच्चे हैं मेरी गाड़ी में। मैं क्या ड्राइविंग सीट तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कि मेरे साथ बच्चे हैं, मैं क्या मैं मर जाऊँगा, ड्राइविंग सीट नहीं छोड़ूंगा। जी हम पुलिस वाले हैं। वो जब गाड़ी में बैठते हैं ना मेरे साथ, जो पीछे गाड़ी में बैठता है ना, वो स्याह रंग का पिस्टल तब निकालता। वो मेरे बड़े बेटे को उतार के ना पीछे करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जहाँ पे लेके जाना मुझे चलें, मेरे बच्चों को ना यहाँ पे बेकरी पे उतार दे, वो मेरे जानने वाले मेरे बच्चों को घर छोड़ दें। उन्होंने बोला नहीं, बच्चों को भी साथ लेके जाए। बड़े बेटे को आगे से उतारते हैं, मेरे साथ बैठा था फ्रंट सीट पे। मेरी बेटी छोटी निकलने की कोशिश करती है, पाँव रखने लगती है, उसका पाँव आगे करके उसको भी अंदर करके उसको पीछे बिठा देते। बच्चों के सामने मुझे टॉर्चर, गंदी गालियाँ, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। चलो ठीक है, पैसे मंगाओ, हम आपको छोड़ देते हैं, 4 लाख रुपए मंगाओ। मैं क्या, मैं किस चीज़ का 4 लाख मंगाऊँ? नहीं, आपको पता चलेगा, अभी बच्चों पर भी जुल्म करेंगे ना, सारा कुछ मंगवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। आज के पॉडकास्ट में हम 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो केस जो आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, साकिब चिदड़ और मोमना इकबाल का केस। पहले तो ये लगा कि शायद ये सिर्फ एक हिरासमेंट का मामला है, एक मैसेज तक बात है और ये रफा दफा हो जाएगा, कोई मिल बैठ के बात तय हो जाएगी और ये मामला जो है वो इतना ज़्यादा संगीन नहीं है। लेकिन जो जो केस खुलता गया, रोज़ बरोज़ एक नई चीज़ सामने आती गई। अब हम देखते हैं कि रोज़ एक नई FIR, एक नया इल्ज़ाम और एक नई चीज़ जो है वो सामने आती है। अब देखना ये कि ये केस और कितना संगीन हो सकता है और इसमें आने वाले दिनों में क्या होगा। इसी के साथ साथ आज हमें पॉडकास्ट में ज्वाइन करेंगे लाहौर के ही एक शहरी हैं जिनके साथ मुबैना तौर पर यह वाक़या पेश आया कि पुलिस ने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया उनके बच्चों के सामने, उन पे तशद्दुद भी किया उनके बच्चों के सामने और उनको और उनके बच्चों को उठाकर थाने ले गए और मुबैना तौर पर 3 लाख रुपया रिश्वत लेकर उनको और उनके बच्चों को छोड़ा गया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये सारा वाक़या क्या है। आज इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है नईम मुस्तफ़ा साहब को। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये मोमना इकबाल और साकिब चिदड़ का जो केस है, इसकी क्या अपडेट है, क्या हो गया है? क्योंकि बहुत सारी दरख्वास्तें अब दोनों जानिब से दी जा चुकी हैं। पहले हमने देखा सिर्फ NCCI में दरख्वास्त थी, अब बात थाने तक चली गई है। साकिब चिदड़ की जानिब से भी बहुत सारी दरख्वास्तें दे दी गई हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको इस केस में? देखिए, बात यह है कि इब्तिदा में ये कहा गया, जो डिजिटल सोशल मीडिया पे जी। जो एक बाकायदा इस्तदा मुतालिबा सामने आया, वो मोमना इकबाल की जानिब से था। ठीक है। बड़ी नामवर अदाकारा, जी। फनकारा है, ड्रामे की तो बड़ी आर्टिस्ट है बड़ी वो। उन्होंने नाम लिए बगैर जी। ये कहा कि एक बाअसर सियासी शख्सियत, फिर दूसरे फेज में कहा गया मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक, और ये कहा गया कि ये हैरेसमेंट का केस है, बिल्कुल, कि मुझे हिरासा किया गया। जी जी। फिर वकला की तरफ से और इनकी खुसूस तौर पे इनकी बहन जो है रिमशा जी इकबाल, जी। सगी बहन है, वो कानूनदान है बड़ी नामवर, उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि ये साकिब चद्दड़ हैं, अच्छा। मुस्लिम लीग नून के MP है, और ये
शुरू हो गया एक मुकाबला सियासत ब मुकाबला शोबिज। ठीक। पहला हैरेसमेंट का केस आया, जी जी। फिर तकाबली जायजा दोनों में लिया हम्म। जाने लगा। फिर तीसरा ये पॉइंट आया, निजी जिंदगी हम्म। जो मंजरे आम पे आ गई, पब्लिक कर दी गई, अवामी तनाज़ा बन गया। हम्म। ये एक मरहला ये ठीक आया। है। फिर एक मरहला उसमें आया जिसमें साइबर क्राइम, हम्म। साइबर हैरेसमेंट जिसे बिल्कुल, कहते हैं, साइबर हैरेसमेंट। और पीका एक्ट की बातें होने लगी। हम्म। फिर इसका सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका ट्रायल शुरू हो गया। बिल्कुल। फिर अदालती अमल आ गया। हम्म। ये 4-5 फेज जी जी। इब्तिदा में। साकिब चद्दड़ का जब नाम आ गया तो साकिब चद्दड़ पहले बैकफुट पे रहे, अब भी वैसे वो बैकफुट पे ही हैं। हम्म। फ्रंट फुट पे उनके बस वकला, उन्होंने एक उनके वीडियो जारी वकला की। और उनके हामी जी जी। जो है ना वो आ रहे हैं। जब 3-4 अटेम्प्ट हुई और एक दरखास्त दी गई थाना चूंग लाहौर में मोमना इकबाल की जानिब से कि मुझे, मेरे मंगेतर को, हमजा उनका नाम है जी कराची जी। के, अब तो शादी हो गई अब शादी हो गई, उस वक्त मंगेतर की। उन्होंने कहा जी कि हम दोनों को डराया धमकाया जा रहा है, मेरी वालदा को धमकी दी जा रही है और हमें ये कहा जा रहा है कि खामोशी इख्तियार करो, ज़बान बंद करो, मगर ना हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जान से मार देंगे। ये थाना चूंग में दरखास्त चली गई। पुलिस ने इसका इब्तदाई जायज़ा लिया और जायज़े के बाद ये दरखास्त वापस कर दी। उन्होंने कहा कि ये दरखास्त जो है ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात के ज़ुमरे में आती है, ठीक है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है, लेकिन इसी तरह की एक दरखास्त जो है ऑलरेडी NCCI में दी गई है, ठीक है, वो ज़ेरे तकमील है और ये साइबर एक्ट के तहत ही डील होनी चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि थाना चूंग से FIA में चली गई। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये पंजाब पुलिस से वफाकी इदारे के पास चली गई। अहम बात ये है कि पंजाब पुलिस से वफाकी इदारे में चली और NCCIA, और वो तो आपको पता ही है कि NCCIA जो है ना वो एक सेकंड फेज में एक मार्का है, इससे पहले एक मार्का NCCI वालों को हो चुका है। तो वो जो डक्की भाई केस में जो हुआ था सरफराज चौधरी साहब वगैरह, बिल्कुल, अब ये समझ लें कि बिल्कुल नौखेज नो आमोज NCCIA है। उन्होंने इसका जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद अभी 3-4 रोज़ पहले उन्होंने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर दिया। जी जी। और उस मुकदमे में जहां पीका एक्ट लगा है उसकी दफात हैं, उसके साथ साथ ताज़ीरात पाकिस्तान की भी 3-4 दफात हैं। ठीक है। और ये कहा कि जनाब ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म भी है और पीका एक्ट की फलां फलां दफात के तहत भी आता है साइबर क्राइम में। जब ये हुआ तो ये बात बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ गए दोनों एक दूसरे के। ठीक। शुरू हो गया मोमना इकबाल वर्सेस साकिब चद्दड़। फिर साकिब चद्दड़ ने जो है ना जवाबी वार किए, हमले किए। वो जवाबी वार क्या थे? वो जवाबी वार था कि उन्होंने कभी कोई वीडियो, कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन, कभी कोई ऐसे सबूत देने शुरू कर दिए कि मेरे इनसे निजी नौयत के मोमना से ताल्लुकात थे और वो ताल्लुकात ऐसे थे जो शादी के लिए भी पैगाम रसानी का बाइस बने। ठीक है। शादी का पैगाम दिया। जी जी। अब मोमना की बहन रिमशा और उनके अजीज़ व और दूसरे वकला कानूनदान जो थे, ये कानूनी जंग भी शुरू हो गई। बिल्कुल। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये शादी तय पा रही थी, मामलात चल रहे थे, पैगाम आया था ख़ानदानी ज़राए के ज़रिए ये मोमना के घर, लेकिन मोमना की वालदा ने इस बिना पे एतराज़ कर दिया और इनकार कर दिया, एतराज़ नहीं बल्कि इनकार ही कर दिया कि ये पहले से 2 ज़ौजा अपनी रखते हैं। ठीक है। 2 बीवियाँ इनकी ऑलरेडी हैं। ठीक है। साकिब की, तो तीसरी बीवी के लिए वो शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन अच्छा, इस वाले से भी साकिब चद्दड़ ने कहा कि CDR मौजूद है और मोमना को इस बात का पता था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। साकिब चद्दड़ के घर तक की रसाई थी मोमना की, साकिब चद्दड़ के बकौल, उनके वकला के कहने के मुताबिक कि ये रसाई थी कि हर एक को हालात का पता था। और साकिब की सोशल मीडिया पे कई बार वायरल हुई है ये गुफ्तगू और कई इवेंट्स पे तस्वीर उनकी मुश्तरका अहले खाना के साथ, बच्चों के साथ सोशल मीडिया पे चलती रही है। खासकर जब वो गुर्दे का केस था साकिब पे, तो उस दौरान तो बहुत सारे मावारे को पता था कि ये मामला।
लेकिन साकिब चद्दड़ का ये कहना है कि ये निजी नौयत का मामला है, निजी नौयत का। और ये बड़ी अहम बात है कि निजी नौयत के मामले को पब्लिक किया गया, तो फिर उन्होंने ये जवाबी वार किया और ये कहा, उनके जवाब में रद्दमल जो दिया अपना, उसे रद्दमल कहना चाहिए, ठीक है। वो रद्दमल ये दिया कि उन्होंने असासों की एक फहरिस्त जारी कर दी कि जो करोड़ों रुपए मालियत के असासे थे, मैंने इनको गाड़ियाँ भी लेके दी, मैंने उनको टूर कराए, मैंने इनकी बच्चों के दाखिले करवाए, मैंने किसी को सर्विस लेके दी, किसी को टूरिंग कराई, किसी को सैर कराई, तफरी कराई, लंबे चौड़े उन्होंने खाते डाल दिए और वो उन्होंने उसके साथ ट्रांजैक्शन स्लिप्स भी दी। अच्छा, इससे पहले अगर आपने कहा कि निजी नौयत का मामला है, तो मोमना के इल्ज़ाम लगाने से पहले या मोमना के सोशल मीडिया पे आने से पहले एक एफआईआर तो दर्ज हो चुकी थी ना, बुआना जिला झंग, जी झंग में हो चुकी थी। वो इनके जो खावंद हैं मोमना के, हमजा, उनके खिलाफ के इन्होंने फोन पे धमकाया है और धमकियां दी हैं। मैं अब आपको एक और बात बताऊं, इसका बैकग्राउंड चेक करें। देखिए, हमारे यहाँ, मैंने कई फोरम पे कहा है, हमारे यहाँ ये बड़ा आसान हो गया है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जी है, मर्द मार, फिर वीमेन कार्ड, लेडीज फर्स्ट, है ना, ऐसी है। ये सारे मामला जो है ना, नो मीन्स नो, ये सारे मामला चलते। लेकिन ये साकिब चद्दड़ के बारे में आप एक ज़हन में रखें कि वो पहले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ठीक है, पीटीआई की साथ बड़े इलाके, लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं रहा, उनको टिकट नहीं मिला, नहीं रहे वो टिकट उनको नहीं मिला, ठीक है, वो ये क्लेम करते हैं, वो क्लेम करते हैं, लेकिन वो छोड़ गए, फिर आज़ाद हैसियत में लड़े, मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जो भी था, ये सारा अपनी जगह पे है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस है, ये मोमना के बकौल 2022 से, रिमशा के बकौल में, उनकी बहन के, लेकिन साकिब के मुताबिक भी 2020-21, अच्छा, वो 20-21 कहते हैं, ठीक है, 20-21 से ये 5 साल पुराना गड़ा हुआ मुर्दा दोबारा जिंदा करने की जरूरत क्यों पेश आई? अब क्यों जरूरत पेश आई? अब मुकदमेबाजी क्यों हुई? ये अगर इनकार भी वो कहते हैं कि 2023 में हुआ है, 24 में हुआ है, तो 3 साल बाद, शादी से इनकार के बाद, ये मामला क्यों उठा? लेकिन उसमें भी तो देखिए ना, तजाद आया ना। उन्होंने कहा कि 2022 से कोई बात नहीं हुई, जबकि साकिब चद्दड़ ने जो पहला अपना वीडियो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि 8 माह से मेरा कोई राब्ता नहीं, 8-9 माह से वो कहते हैं मैं राब्ते में नहीं हूं, तो हिरासत मैंने कैसे कर दिया? कोई दिखाए वीडियो, कोई नहीं आई सामने, बात सही है, ठीक है, जवाब में वीडियो नहीं आई। अब इसमें एक और बात सुने, मेरा ख्याल है कि इस केस को ना अनमोल पिंकी और मोमना इकबाल, इन दोनों के केसेस को मिलाकर पढ़ा जाए। वो कैसे? ये दोनों लॉन्चिंग है, वो भी 4-5 साल पहले था, ये भी 4-5 साल पहले का। इस वक्त जरूरत पेश आई, किस चीज से तवज्जो हटाना या किन चीजों से तवज्जो हटाना मकसूद है। अहम शख्सियात उसमें भी इन्वॉल्व की गई, कदर मुश्तरक बता रहा हूं, ठीक है, जो अक़दार मुश्तरक है, इसमें भी अहम शख्सियात, एक MP है पंजाब असेंबली। इसमें वज़ीर आला पंजाब ने ये जुमला कहा कि मोमना इकबाल के इल्ज़ामात की तस्दीक की जा रही है और चूँकि ख़वातीन जो हैं मेरी रेड लाइन है, बिल्कुल, तो उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी और मेरिट पर इंसाफ होगा। और ये NCCI में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे लगता ये है कि वो सीरियसली, संजीदगी के साथ इस केस को पंजाब हुकूमत डील करना चाहती है। एक फिर MNA MPA के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए असम्बली को, स्पीकर को एतमाद में लेना, ठीक है, असर पजीरी, बासर होना शख्सियत का ज़रूरी होता है। अरकान असम्बली जो होते हैं ना, उनको इम्यूनिटी भी होती है कानूनी तौर पे। वो उसमें साकिब चद्दड़ के बारे में और गुफ्तगू भी ये है, साकिब चद्दड़ 8 से 10 मुरब्बे ज़मीन अराजी, ठीक है, का मालिक है, साहिब जायदाद है। और मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि चद्दड़ जाट होते हैं, पंजाब के जाट होते हैं, लेकिन इनकी एक लड़ी जो है ना, वो जाकर राजपूतों से मिलती है, राजपूत भी हैं, जाट अपनी जगह पे, राजपूत अपनी जगह पे, दोनों कौमें, जो मेन बात है बरादरी, दोनों जो है ना, वो खासी इसरार करने वाली हैं, बात पे डट जाने वाली, अड़ जाने वाली, ठीक है। तो वो केस को पूरी तरह फाइट कर रहे हैं।
हर बात का जवाब दिया जा रहा है और जहां उनका बस चलता है वो कर रहे हैं, जहां इनका बस चलता है। अब ये अदालतों में भी आ रहा है, एक और सुने बात बड़ी अहम, अदालतों में भी केस आ रहा है बिल्कुल। और अब मेरा ख्याल है कि उनकी वो जो आज दरख्वास्तें जमा करानी दी गई हैं, उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, वो 406 की एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है साकिब जद्दर साहब की जानिब से, मोमना की बहन उन्होंने रिम्शा कहा के जी खिलाफ। कि रिम्शा इकबाल जो हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बाहर जा रहे मुझसे अमानतन ठीक है। इस वादे के साथ के वापस कर दूंगी 80 लाख से जायद। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट शो करवाने के लिए। बैंक स्टेटमेंट शो करनी थी, वीज़ा वगैरह लगवाना था, टिकट सारा कुछ, और ये वादा किया था कि 2 एक साथ में दूंगी, और फिर चली भी गई ये वहाँ जाके भी वादे करते नहीं पैसे भेजे आज तक। तो इन्होंने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया, अमानत में खयानत की है, 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, ये भी दरख्वास्त आ गई है। लेकिन सर अब क्यों याद आया कि पैसे दिए गए थे, पहले क्या याद नहीं था? वो ये कि उनका मौक़िफ़ ये है, उनके वकला का भी कहना है, अली अशफाक बड़े नामवर वकील हैं, उनका ये कहना है कि हम वादों पे एतबार करते रहे। उसमें एक और बड़ी अहम बात आपको बता दूं, बहुत अहम बात जो सबसे अहम है वो ये है, इस दरख्वास्त में ये लिखा है कि मेरे ख़ानदान और मोमना इकबाल और रिम्शा इकबाल के ख़ानदान के गहरे मरासिम हैं, उसी दरख्वास्त में लिखा है। ये जो थाना भवाना ज़िला चिन्योट जी की दरख्वास्त दी गई है उसमें लिखा है कि मेरे ख़ानदान के, रिम्शा इकबाल के ख़ानदान के कुर्बत की वजह से, कराबतदारी है। फिर दूसरी जगह लिखा है कि घरेलू ताल्लुक ना होने की वजह से हम मोहलत देते रहे बार बार, और मोहलत के बाद देखें, बात यह है कि जब आप घरेलू निजी नौयत के मामलात को पब्लिक कर देते हैं ना, तो फिर फूल नहीं बरसते हैं, पत्थर ही आते हैं। इस तरफ से भी है, उस तरफ से भी है। सर वो गाड़ियों का क्या मामला है? कहा जाता है कि वो कहते हैं उनकी बहन, उनके भाई मोमना के, रिम्शा के, और उनकी वालदा के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ मेरी। इस हवाले से एक सोशल मीडिया पे तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है कि वही नंबर हैं उस गाड़ी के, नंबर प्लेट वही है जो उनकी सीरीज़ उन्होंने एक्साइज वालों से अपने नाम लौट कराई हुई। ठीक है, उसी की सीरीज़। बहरहाल ये सारे बातें इल्ज़ाम तराशी की हद तक हैं, दोनों एक दूसरे के इल्ज़ामात को इल्ज़ामात कह रहे हैं और वो कहते हैं साबित करें अदालत में। अब ये अदालत के रहमो करम पे सारे। लेकिन इसी हवाले से जो आज दरख्वास्तें गई हैं दोनों जानिब से तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक क्योंकि रिम्शा के अगेंस्ट गई दरख्वास्त, और उसके बाद जो है वो मियां अली इशफाक के अगेंस्ट रिम्शा ने दरख्वास्त जमा करवाई, उसकी भी ज़रा डिटेल। पंजाब बार काउंसिल में आसिफ अली नाम, ठीक है, एक वकील साहब ने दरख्वास्त दी कि ये जो रिम्शा इकबाल हैं, मोमना की सगी बहन है, ये मोमना की बहन जो है ये ऑस्ट्रेलिया की किसी फर्म में बाकायदा मुलाजमत करती हैं। ठीक है, और जो बार एक्ट के तहत किसी जगह मुस्तकिल बुनियादों पे मुलाजमत करता हो, वो बार का प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हो सकता। ओके। तो इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, वो दरख्वास्त डिसिप्लिनरी कमेटी को मार्क हो गए। ठीक है, उसमें ज़ेर समाअत है, वो तलब करेगी दोनों फरीकों को। अब आसिफ अली वकील ने खुद दरख्वास्त दी, और आज क्यों ज़रूरत पेश आई उनको, या उनसे दिलवाई गई साकिब चौधरी की तरफ से, जो भी है, ये बात अभी येट टू बी डिसाइडेड। ठीक है। दूसरा, इसके जवाब में एक दरख्वास्त और आ गई। रिम्शा इकबाल ने ये कहा कि मियां अली इशफाक ने NCCI ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुझ पे इल्ज़ाम तराशी की, और ये एक्ट जो है ना, ये मिसकंडक्ट है, मेलाफाइडी है, डेफेमेशन है, बहुत इल्ज़ाम लगा। ठीक है, ये एक दरख्वास्त आ गई। अब ये दरख्वास्तबाजी का मुकाबला है इदारों में और अदलिया में, दरवाजे खटकाए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये दोनों ख़ानदान तस्लीम करते हैं कि हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, ठीक है, तो खुदारा इसको पब्लिकली अपने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज रहे हैं। एक बात। दूसरी अहम बात, सोशल बात कर रहा हूं। जी। दूसरी अहम बात कि मैंने कहा कि पिंकी के केस से मिलाकर पढ़ा जाए। जी। मैं इसलिए कहता हूं दोनों केस लॉन्चिंग हैं, 2-2, 3 4 साल पुराने मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, गड़े मुर्दे। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का मकसद किसी का क्या हो सकता है? किसी से तवज्जो उठानी है, किसी को जिच करना है, किसी को टाइट करना है, किसी को क्लच करना है, कोई मकासद
ये भी हो सकते हैं कुछ मनवाने के लिए भी किसी के नाम। अगर इस तरह के मामलात हैं तब भी जो ये कर रहे हैं खुदारा वो रहम करें। पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान जो हैं वो पहले ही बड़े मसाइल का शिकार हैं, बुरानी कैफियत है, मुआशी तौर पे हम बड़े गैर मुस्तहकम होते जा रहे हैं। खित्ते की जंग जो सबसे बड़ी अहम एक प्रॉब्लम हमारी, ये सारे मामलात को देख के ना हमें इस तरह के इश्यूज को निजी नौयत के घर में ही हल कर लेना चाहिए। चार दीवारी के मामलात को पब्लिक करेंगे तो इसमें से गंद ही निकलेगा। हम कोई नेक नामी का बायस तो नहीं बन रहे ना, सबसे अहम बात तो ये है, नेक नामी का बायस नहीं है इसमें, बिल्कुल बदनामी का बायस बनेंगे ना। ये सारे मामला जितना उछलेंगे उतना बदनामी का बायस बनेंगे। और अब जो इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात कहना चाहिए, और उसके जवाबी हमले हो रहे हैं, इल्ज़ाम एक दूसरे पे बेतहाशा लगाए जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ सर, ये कहा गया कि जब साकिब चद्दर ने अपना मोबाइल NCCI में जमा करवाया तो उससे पहले उन्होंने वो फॉर्मेट किया था। 3 जून को मोबाइल जमा करवाया गया, जबकि 14-15 रोज़ पहले कहा था NCCI ने जमा कराएं। ठीक है। तो ये फॉर्मेट कर दिया गया। मैंने इस बारे में कंपनी से पूछा, उन्होंने कहा कोई मोबाइल ऐसा नहीं है जितना मर्जी आप फॉर्मेट कर लें कि उसका डाटा रिट्रीव ना किया जा सके। और ये डाटा NCCI ने रिट्रीव कर लिया, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं अपने एक और बात इसमें बड़ी अहम है, एक रोल मीडिया का भी है। सही। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी है कुछ, थोड़ा सा 10-15-20%, लेकिन मोस्टली जो है ना 80% के करीब, मोर देन 75% वो डिजिटल सोशल मीडिया का है। वो बिना कुछ हमारे जो आकबत नाअंदेश हैं वो देखते नहीं कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, क्या नुकसान हो सकता है इसका। एक ऐन मुमकिन है, मैंने कहा ना, इक़दार मुश्तरक जो हैं, पिंकी जो जी अनमोल पिंकी हैं, उनके केस से और इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है, और मकासद हासिल करने के मिशन के लिए ये भी एक पॉइंट मौजूद है कि शायद सियासतदानों को बदनाम किया जाना मकसूद हो। अच्छा सर, ये जो तहाइफ का सारा जिक्र हो रहा है कि तहाइफ लिए गए इतने करोड़ रुपए के, इतने पैसों की घड़ी ली गई, इतने पैसों की शॉपिंग कराई गई, जो तफसीलात अभी तक सामने आ रही हैं कि जी इतने करोड़ रुपए की शॉपिंग कराई, टिकट्स लेके दी, सारा कुछ, तो क्या ये कोई जुर्म है? देखिए, गिफ्ट का तस्करा नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। कानून में, शरा में, बाप बेटे को गिफ्ट कर सकता है, बेटा बाप को कर सकता है, माँ को कर सकता है, बहन को दे सकते हैं, गिफ्ट कोई किसी को कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये इसमें से जो बू आ रही है ना, वो है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। कि जब तोहफे तहफ दिए लिए जा रहे थे सब अच्छा था, और आज मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो मैं कहूँ असद, वो फला वक्त मैंने पानी की बोतल आपको लेके दी थी, उसके पैसे दे दो। वो जो मैंने खाना खिलाया था आपको, वो जो बारबेक्यू पार्टी हमने की थी, ठीक है, वो जो मैं आपको सैर करवाने ले गया था ऑस्ट्रेलिया की, दुबई की, वो टिकटें। अब एक साहब जो है मेरे मिलने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि मैंने इस दोनों खानदानों के, ठीक है, लोगों को सैर सपाटे टूरिंग के लिए भिजवाने के लिए 40 लाख से ज़ायद की टिकटें जारी की हैं। ट्रैवलिंग एजेंट है वो। और उस 40 लाख की जो टिकटें जारी हुई, उसके पैसे किसने दिए? अब ये बातें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि पर्दे में रहने दें। अच्छा। वजह उसकी क्या है? मैंने एक जुमला कहा कि गिफ्ट दे के जताया नहीं जाता, दोहराया नहीं जाता, वापस मांगा नहीं जाता। गिफ्ट है ना, गिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट प्रॉपर्टी है। क्या है कि बाप ने बेटे को गिफ्ट कर दिया, टैक्सी से बचने के लिए होता है बाज़ औक़ात, ठीक है, टैक्स बचाना, नहीं ऐसा नहीं, जेन्युइनली गिफ्ट कर दिया बाप ने, बेटे ने माँ के नाम पे कुछ लगा दिया, गिफ्ट की प्रॉपर्टी। तो जब आपने गिफ्ट ही कर दिया तो जताने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत जताने की? ये सारे मामलात जो है ना, इन सारे मामलात को देख के, ठीक है, तब कुछ कहा जा सकता है कि जी ये, मेरा मशवरा तो ये है कि मेरा ख्याल है इनके अगर अकरबा के ताल्लुकात हैं और फैमिली रिलेशंस के तस्लीम किया उन्होंने ताज़ा तीन दरख्वास्त भुआना में, तो अगर वो ऐसा है तो सारे बड़े मिल के बैठ के इसको हल कर लें। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त बच जाएगी, पब्लिक में रुसवाई नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई तीसरा फरीक फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसे मुँह की खाना पड़ेगी। ऐसा कर लेंगे तो इसी में जो है हमारी भलाई है, आफियत है। अदरवाइज़
ये शैतान की आंत की तरह बढ़ता जाएगा, एक इल्जाम के जवाब में दूसरा। अब ये कई बार तो जो उजरे गुनाह है ना वो बदतरस गुनाह होता है, और अगर ना हो तो साबित हो जाता है, बदतरस गुनाह साबित हो जाता है। तो उसके बचने के लिए बेहतर यही है कि जहां तक हो गया, जिन्होंने मकासद पूरे हासिल करने थे वो जितने कर सके वो कर लिए उन्होंने, अब खामोशी इख्तियार कर ली जाए। और इसमें जहाँ ये रोल है, एक रोल ये है हमारे कई अफराद का कि ये भड़काएं इसको, मजीद तेल छिड़के। लेकिन सर देखिए ना, आप सोशल मीडिया को साइड पे कर दें, मीडिया को साइड पे कर दें, एक दूसरे के खिलाफ खुद ही तो दरखास्तें दी जा रही हैं रोज। भाई दरखास्त देखे, मेरी बात सुने, कुछ लोगों का इसमें मुफाद वाबस्ता है, ठीक है, लेकिन इस केस के बारे में एक जुमला और सुने, आपके नाज़रीन के लिए कह रहा हूं। ये पहले दिन से, इब्तिदा से, आगाज से, ताल्लुकात की रिसर्च के बाद कह रहा हूं, ठीक है, ये कंप्रोमाइजिंग केस है। अच्छा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से ताल्लुकात इस्तवार हुए 22, 21, 22 जो भी था, कोरोना के दिन, और आज इल्जाम तराशी दो तरफा, उस तक जो कुछ मैंने देखा, रिसर्च की, तहकीक की, उसके बाद फिर मैं ये कह रहा हूं कि अब भी ये कंप्रोमाइजिंग होगा और मामला तय पा जाएंगे। यानी आप कहते हैं कि सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ लूट चुका होगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अभी भी वक्त है, मोहलत है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें, वगरना मैं आपको एक पेशन गोई कर रहा हूँ जी। अनमोल पिंकी पे गालिब आ गया मोमना और साकिब चद्दड़ का केस। साकिब चद्दड़ और मोमना के केस पे एक नया केस गालिब आने वाला है, उसकी तैयारियां जारी हैं। वो एक नया केस आएगा, वो भी उसके ताने बाने बुने गए हैं, ठीक है, अब वो भी लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च जो लोग कर रहे हैं, जो इदारे कर रहे हैं, जो अफराद कर रहे हैं, जो पर्सनैलिटीज़ कर रही हैं, जिनके जो मकासद हैं, अगर वो इसमें कामयाब न हुए तो इसमें मुल्की मुफाद है, मुआशरे की भलाई है, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है, इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़मानत है। जो आप मुझे जुमला कहें मैं कह दूंगा, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अगर तीसरा केस गालिब आने की तैयारी में है, ठीक है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है इस मामले को कंप्रोमाइज़ करके। दोनों बैठ के तय कर ले मामला, लेन देन अगर करना है, ज़रूरत है, वैसे तो गिफ्ट का होता नहीं है, तो कर लिया जाए, और अगर नहीं करना तो जहाँ तक देखें जग हंसाई हो रही है, ठीक है, महफूज कोई नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा, अगर इसमें कोई गिल्टी निकलता है, यानी साकिब चद्दड़ अगर इसमें गिल्टी निकलते हैं तो क्या हो सकता है? मैंने नहीं कोई केस आज तक सुना, ठीक है, गिल्टी हो जाए तब भी मस्तूजबे सदा नहीं होता, सदा पर अमल दरामद नहीं होता। कानून के रास्ते जो है ना, वो ताखीर और फरार खुद सिखाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बहुत इतने के फोरम्स मजीद हैं, इतनी अपीलों की गुंजाइश है, इतने मामलात हैं, ये ला यनहल है, ये सॉल्व नहीं होगा। तो मुनासिब यही है कि होश के नाखून लें और इसको पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ, यहीं ठप दो। अगर न ठप्पा तो फिर आप पे लग जाएगा ठप्पा। सही सही, दोनों फरीकों पे ठप्पा लग सकता है, और उस ठप्पे से बचने के लिए जो है ना कि इसको यहीं ठप दिया जाए। अच्छा सर, इस सारे मामले में एक और इल्ज़ाम भी दोनों तरफ से लगाया गया, वो था कि जो आने वाले रिश्ते थे मोमना के, उनको ख़राब करने की कोशिश की गई चद्दड़ साहब की तरफ से, और चद्दड़ साहब ने भी यही इल्ज़ाम लगाया कि मेरा घर ख़राब करने की कोशिश की गई है, मेरी बीवी को, मुझे उकसाया गया कि बीवी को से तलाक ली जाए। जब जंग होती है ना, ठीक है, झगड़ा होता है, तनाज़ा होता है, तो उसमें फूल नहीं बटते, इसी तरह की इल्ज़ाम तराशी होती है। ठीक, मोमना का ये कहना है कि मेरे फोन्स जो हैं, हमजा कराची के नामवर प्रॉपर्टी, ये कार डीलर है, उन्हें बार्गेन सेंटर कहते हैं उसको, वहाँ उसके मालिक हैं, वो बड़े अच्छे वेल ऑफ हैं, कि उनको फोन करके ये कहा गया कि साकिब चद्दड़ से ताल्लुकात हैं, ठीक है, तुम्हारी फियोंसी के, और तुमने अगर शादी की तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अभी शादी कार्ड तकसीम हो गए,
इस पे मुझे वो भी याद आ गया क्योंकि रिमशा इकबाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा गया है कि ये भी धमकी दी गई है कि तुम्हारे भाइयों को नुकसान पहुंचाया जाएगा हाँ, ये भी है। मैंने कहा फूल अगर केस वापस ना लिया फूल नहीं बढ़ते। हम्म, फिर एक ये भी कहा गया कि एक मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया हमजा के खिलाफ। जी साकिब चदर के दोस्तों ने, हामियों ने, सियासी कारकुनों ने कैसे करा दिया। हम्म, फिर वो उसका जवाब आ गया साकिब चदर की तरफ से, और बीवी के खिलाफ दरखास्त जो थाना चूंग में गई उसमें साकिब की बेगम का तस्करा है कि उनकी बीवी ने हमें धमकाया है कि मेरे मियाँ का पीछा छोड़ दो वगैरह तुम्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। ठीक। अब कोई भी बीवी हो और उसको ये पता लगे कि कोई और दूसरी मेरी सौतन बनने को तैयार है तो क्या करेगी? क्या करेगी? वो यही करेगी, यही कहेगी ना। अब वो ये कहते ही हैं जो डी कोड किया गया जुमला, तू मेरे बंदे का पीछा छड़ दे, मेरा कार क्यों उजाड़ना चाहनी है, ये जुमला है। ठीक है। अब ये वो जुमला है जो हमारे हर मुआशरती अलमिये के तौर पे हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। जहां कहीं इस तरह के वाकयात होते हैं ये जुमला सामने आ जाता है। तो ये बातें ऐसी हैं, इनको जितना कुरेदेंगे, जितना इसको टटोलेंगे, ये मजीद इसमें से निकलेगा। ठीक है। इसको अच्छा, इसका एक और हल भी लोग पेश कर रहे हैं, तजवीज़ किया जा रहा है किसकी मेजर सर्जरी कर दी जाए। मतलब मेजर सर्जरी से मुराद ये है कि कोई शख्स इंसाफ का तराजू, अदल, इंसाफ नहीं, अदल, अदल का तराजू पकड़ ले। अदल क्या माने? अदल के माने ही होते हैं कि जो जिस मुकाम का अहल है उसे वहां रखा जाए, ये अदल है। ये अदल नहीं है कि 2 रोटियां असद को दे दें, 2 नईम मुस्तफा को दे दें, ये अदल नहीं है। ये इंसाफ हो सकता है। अदल ये है कि असद को भूख है 3 रोटियों की, असद को 3 दी जाए, नईम को 4 आपके पास है, 1 नईम को दी जाए, ये अदल है। तो ये अगर कोई शख्स तराजू पकड़ के ये फैसला कर ले, एक तजवीज़ ये भी है बेरहमाना कि जिसका जितना कसूर है उतनी उसको सजा मिले। सही। मैंने कहा ये करीने इंसाफ नहीं। क्यों? ये पहले दिन से केस कंप्रोमाइजिंग है। अच्छा नईम साहब, ये तो हो गया मोमना इकबाल केस। अब क्योंकि हमने एक जो सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने पब्लिक से रिक्वेस्ट की थी कि उनके साथ होने वाले वाक़यात जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम अपने प्लेटफॉर्म पे उनको ये मौका फराहम करेंगे कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है या कोई इस तरह का मामला हुआ है तो हम उनको अपना प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। आज इसी तरह एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये केस के बारे में बताएंगे, क्या केस है? मुझे ना इसकी डिटेल में जाने से पहले ना ये शुक्रिया अदा करना है अपने नाजरीन का कि उन्होंने जो हमारी इस अपील को पजीराई दी है। असल ये बड़ी अहम बात है। सही। कि लोग ऐसे वाक़यात जो बाकायदा पुलिस गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, हाई हैंडनेस, उनसे हमें मुत्तले करते हैं, निशानदेही करते हैं, हम उस पर तहकीक भी करते हैं। ठीक है। मैंने इस वाक़े की ये जो आज हम तस्करा इसका कर रहे हैं ये थाना ग्रीन टाउन से मुताल्लिक है। ठीक है। एक ताजिर हैं बड़े नामवर, ये मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ हैं। इनके साथ जो वाक़या पेश आया ना, उसकी शिकायत मुझ तक पहुंची और हमने फिर उस पर तहकीक की और रिसर्च की, और उस रिसर्च के नतीजे में आला पुलिस अफसरान ने इस पर तहकीकात को हुक्म भी दे दिया है। अच्छा। ये बड़ी अहम बात है। मोहम्मद तारिक साहब को ग्रीन टाउन में पुलिस वाले, इनके बच्चे, मासूम बच्चे, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। अच्छा। भाई आप ये देखें ना कि हमारी वज़ीर आला मरीम साहिबा जो हैं, मरीम नवाज साहिबा, उनकी रेडलाइन है बच्चे और ख़वातीन, और वो ये कहती हैं कि पुलिस मुझसे जो डिमांड करती है, जितने फ़ंड मांगती है, बिल्डिंग्स मांगती है और किसी किस्म की सहूलियात मांगती है, मैं फराहम करती हूँ। कानून साजी भी नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे हैं पुलिस एहलकार अफसरान जो बाज नहीं आते। अब ये आप IG साहब तो खैर नए आए हैं, जो DIG ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान साहब, उन्होंने एक बंदे ने ईद के दिनों में ना किसी बंदे से पैसे मांग लिए, जी ईदी मांगी थी, ईदी मांगी, उन्होंने उसके खिलाफ पर्चा दे दिया, मुकदमा भीख मांगने का, गदागरी एक्ट का पर्चा दिया, उसको गिरफ्तार कर दिया। अभी ये शादरा थाने के इलाके में हुआ, और लाहौर में कई वाकयात इसमें वो एक्शन लेते हैं। फैसल कामरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुली कचहरी लगाते हैं, उसमें लोगों की बात सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो गदागरी का पर्चा दिया ना उस पे, उस शख्स पे जिसने ईदी मांगी पुलिस वाले पे, जी जी, कोई बंदा अगर बच्चों को और ख़वातीन को इस तरह की हरकत करता है ना, पुलिस वाला अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए, तो मेरा ख्याल है कि उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बच्चों की मौजूदगी में बाप को आप बरहना करके तशद्दुद करें, माँ को तस्लील करें, तौहीन करें,
थाना तो कहते हैं ना कि ये जायमन है और आप उसे दहशत के तौर पे इस्तेमाल करें। अच्छा, तारिक साहब की तरफ मैं आना चाहूँगा। तारिक साहब, आपको गिरफ्तार किया गया था, क्या वजह थी? मैं अपने घर से निकला हूँ, कोई 8:25-26 मिनट होंगे। ठीक है। मेरे बच्चे थे, उन्होंने बोला कि पापा बेकरी जाना। मेरी नाइट ड्यूटी होती है मेरी बेकरी पे ना। अभी मैं सोया उठा हूँ, कोई 8 पौने 8 बजे उठा हूँ। ठीक है। उन्होंने बोला पापा बेकरी से कुछ चीज़ें लेनी है। मैंने बड़ा बेटा 12 साल का, छोटा बेटा 7 साल का, 5 साल की बेटी थी, 3 बच्चे मेरे साथ थे। हम घर से निकलते हैं, गाड़ी पे गए हैं? गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे गए। ठीक है। वाइट कलर की मेरी स्विक है, 21 मॉडल। गाड़ी पे गए हैं, बेकरी पे पहुंचे हैं, कोई 2-4-5 मिनट की मुसाफत है घर, बेकरी मेन रोड पे बेकरी है। अभी बेकरी पे मैं खड़ा होता हूँ, गाड़ी लगाने की जगह देख रहा होता हूँ, तो पीछे से आते हैं 5 से 6 लोग, ठीक है। सिविल कपड़े, सारे सादा लिबास में। किस चीज़ पे? गाड़ी पे आए थे? नहीं, बाइकों पे। बाइक। बाइक नंबर प्लेटें थी? नहीं, नंबर प्लेट नहीं थी। नंबर किसी की नहीं थी? नंबर किसी प्लेट? की नंबर प्लेट नहीं कितनी थी। मोटरसाइकिलें थी? 3 बाइक थी, ठीक। 6 लोग थे। आके शीशा नॉक करते हैं, मैं शीशा नीचे करता हूँ, मुझे कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाज़ा खोल लेता हूँ, मेरे आइडिया नहीं था कौन है, इतना रश है, इतना हजूम है, क्या होगा। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो कहते नीचे आ जाओ। मैं कहा किस लिए नीचे आ जाऊँ, क्या वजह है? नहीं आप नीचे आओ, बताते हैं। मैं कहा मैं तो ऐसे नीचे नहीं आ सकता, मेरे बच्चे हैं मेरी गाड़ी में। जी। नहीं आप ड्राइविंग सीट आपको छोड़नी होगी। मैं कहा ड्राइविंग सीट तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा मेरे साथ बच्चे हैं, मैं कहा मैं मर जाऊँगा, ड्राइविंग सीट नहीं छोड़ूंगा। जी हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता कि आप पुलिस वाले हैं, डाकू हैं, चोर हैं, क्या है, सही। क्या शनाख्त क्या आपकी, क्या आप पुलिस वाले हैं, मुझे बताएं ना। नहीं आप बताए, इज्जत से आ जाओगे नीचे तो अच्छी बात है। वेपन भी था उनके पास? वेपन, वो जब गाड़ी में बैठते हैं ना मेरे साथ, ठीक है। पीछे से एक बंदा जो पीछे गाड़ी में बैठता है ना, वो स्याह रंग का पिस्टल तब निकालता है। ठीक है। वो खैर मुझे जद्दोकोब वहाँ पे करते हैं, हरासा करना शुरू कर बच्चों के देते हैं। सामने? बच्चों के सामने। पब्लिक भी देख रही है? बिल्कुल पब्लिक देख रही है, मेरे पास उसकी CCTV, ठीक है। उसकी फुटेज, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। ठीक है। वो मेरे बड़े बेटे को उतार के ना पीछे करते हैं कि पीछे बैठो। मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी है, आप पुलिस वाले ना, आपने जहाँ पे लेके जाना मुझे चलें, मेरे बच्चों को ना यहाँ पे बेकरी पे उतार दे, वो मेरे जानने वाले मेरे बच्चों को घर छोड़ देंगे। उन्होंने बोला नहीं, बच्चों को भी साथ लेके जाना। अच्छा। CCTV में हर चीज़ मौजूद है। जब मेरा बेटे, बड़े बेटे को आगे से उतारते हैं, मेरे साथ बैठा था फ्रंट सीट पे, पीछे बिठाने लगते हैं, मेरी बेटी छोटी निकलने की कोशिश करती है, 5 साल की है, उसका पाँव भी CCTV में मुकम्मल वाज़ेह है, वो पाँव रखने लगती है, उसका पाँव आगे करके उसको भी अंदर करके उसको पीछे बैठा देते हैं। एक बंदा पीछे बैठ जाता है, एक बंदा मेरे साथ फ्रंट पे बैठ जाता है, दोनों पिस्टल निकाल लेते हैं स्याह रंग के। मैं इनको कहता हूँ कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कि किस वजह से आप इस तरह हरासा कर रहे हैं, मुझे बताओ तो सही ना। मैंने कहा आप पिस्टल साइड पे करो, बच्चे डर रहे हैं, रो रहे हैं। नहीं नहीं आप गाड़ी चलाओ सीधा होके, कभी गाड़ी मेरी इस तरफ करो, इस तरफ करो। मैं कहा जाना कहाँ पर है मुझे ये बताएं, आपको बताते हैं। थोड़ी देर दूर आगे जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ये थाने ग्रीन टाउन जाना। मैं कहा मेरा जुर्म क्या है, मुझे मेरा जुर्म बताओ ना, मैं क्या करता हूँ, मेरे से कुछ पकड़ा गया है या कोई चीज़ है मेरे पास, मुझे बताओ। नहीं ये थाने जाके आपको SHO साहब बताएंगे। ठीक है। मुझे थाने ले जाते हैं। थाने में एंटर होता हूँ, इंटर होते साथ ही सामने सिविल में SHO खड़ा होता है। मुझे नहीं पता ये SHO, लेकिन जब जाके बताते हैं कि सर जी इसको ले आए, बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे रो रहे हैं, खौफ रास हुए हैं। SHO साहब मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं बच्चों के सामने? बच्चों के सामने। मैं बड़ा इनको कहता हूँ, मिन्नत समाजत बड़ी करता हूँ कि मुझे बताओ वजह क्या है, कोई वजह तो बताओ ना, मुझे किस जुर्म में लेके आओ, मेरे खिलाफ कोई पर्चा है, मैं डाकू हूँ, डकैत हूँ, मनशार फरोश हूँ, मैं क्या हूँ कि जो मुझे आप ले आओ मेरे बच्चों समेत। मैंने कहा देखो कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कैसे वो सहम गए हैं, अगर इनको कुछ हो गया उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के सामने? बच्चों के सामने मुझे टॉर्चर, गंदी गालियाँ, थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। और आपका जुर्म आपको नहीं बताया गया? मेरा जुर्म कोई नहीं बताया गया कि आपको किस जुर्म में लेके आए। मैं बड़ी मिन्नत समाजत करता हूँ। थोड़ा टाइम गुजरता है, मैं कहता अच्छा चलो ठीक है, पैसे मंगाओ हम आपको छोड़ देते हैं, 4 लाख रुपए मंगाओ। मैं कहा मैं किस चीज़ का 4 लाख मंगाऊँ, मुझे बताओ ना, मैं क्या करता हूँ। नहीं आपको पता चलेगा, अभी बच्चों पे भी जुल्म करेंगे ना, सारा कुछ मंगवाएंगे। मैं उनके जुल्म से बचने के लिए खुद भी, मुझे ज़्यादा तो मेरे बच्चे नज़र आ रहे थे। ठीक है। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब करता है। बिल्कुल। ठीक है, मुझे मेरे बच्चे नज़र आ रहे थे। मैंने
बच्चों की खातर ना मेरे फ़ोन से मेरे भाई को कॉल करवाते हैं। मैं भाई से बड़े से पूछता हूँ कहाँ पर है, वो बोलते हैं मैं बेकरी पर हूँ। मैंने कहा आप ना फ़ौरन 2 लाख रुपया लेके थाने ग्रीन टाउन आ जाओ। वो पूछते हैं वजह के बाद क्या हुआ है, क्यों कह रहे हो ऐसे। मैंने कहा आप पैसे लेके आओ फिर मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि मेरे पास 3 दिन की सेल पड़ी है ईद की, 1,80,000 रुपया है। मैंने कहा 20,000 कहीं से भी पकड़ लो, आप 2 लाख रुपया पूरा करके ले आओ। ठीक है। कुछ टाइम गुजरता है, भाई पैसे लेके आ जाता है, ठीक है, आके देता है पैसे। ये ईद का चौथा रोज़ था। अच्छा। ईद का चौथा रोज़ था जिस दिन मुझे पकड़ा, 30 तारीख थी। भाई पैसे ले गए। मैंने कहा वो साजी को दे दो पैसे। खुद SHO खिजर यात वाला साहब पास खड़े हैं, सारे कांस्टेबल भी पास खड़े हैं। पता नहीं वो कांस्टेबल है, थानेदार थे, क्योंकि सारे सिविल कपड़ों में थे, ना कोई नाम प्लेट थी उनकी, ना कोई। लेकिन वो कहता अच्छा ये इसको पकड़ा दो पैसे। फैसल नामी कांस्टेबल है या वालदार है या ये ऐसे, वो पैसे पकड़ता है SHO की मौजूदगी में, SHO के सामने। वो पैसे पकड़ के दूसरे कांस्टेबल आसफ नामी को पकड़ा देता है, ये पैसे काउंट करो। वो पैसे काउंट करता है, कहता है ये 2 लाख हो गया। उसके बाद बच्चे मेरे भाई के हवाले कर देते हैं। कहते हैं अच्छा आप यहाँ बच्चे लेके चलें, तो अभी ना ये गाड़ी भी ले जाता है और इसको हम थोड़ी देर में छोड़ देते हैं। ठीक है। कुछ टाइम गुजरता है, मुझे दोबारा वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जी 2 लाख और मंगाओ, आपको 4 लाख बोला था। मैंने बोला कि मैं तो आगे 20,000 रुपया कहीं से धारा मंगवा के 2 लाख पूरा करके आपको दे रहा हूँ अपने बच्चों की खातर और आपके टार्चर से बचने के लिए। खुद मैं कहाँ से पैसे मंगाऊँ? जी किसी दोस्त को कॉल करो। अच्छा। मैंने कहा दोस्त कौन देगा इस वक्त पैसे? नहीं जी करो किसी को कॉल। मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ यार थाने ग्रीन टाउन दो। मुझे बोलता क्या मसला है? मैंने कहा आप आओ। मुझे इतना खौफ और आज मेरे में फैला होता है, मुझे टॉर्चर किया होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती। आपको पता भी है कि पुलिस 5 साल पे खड़ी हो तो कुछ बताने में तो नहीं देगी, कॉल पे बात कराएगी। वो बंदा आ जाता है, आके कहता क्या हुआ है? मैंने कहा यार मुझे इनसे बचाओ, ये पैसे मांग रहे हैं, इनको पैसे दे दो। कह रहा है किस चीज़ के मैं पैसे दे दूँ, मुझे बताओ ना। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। वो नहीं मानता, कहता मुझे बताओगे तो मैं फिर पैसे दूँगा। मैं उनकी मिन्नत समाजत करता हूँ कि मुझे इनसे बचाओ, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। वो कहता है कि मेरे पास 2 लाख नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपया। ठीक है। वो अपना बैंक अकाउंट खोलता है, एप्लीकेशन खोलता है, उसमें 1 लाख कुछ पैसे थे, ऊपर कुछ 700-800 या 7-8 हज़ार होगा, अब ज़्यादा मुझे इतने मिनिमम पैसे। कहते अच्छा चलो ठीक है ये 1 लाख रुपये दे दो। पुलिस वाले कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है अपना अकाउंट नंबर दें। वो बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, वो 1 लाख रुपये उसमें ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। वो किसके नाम, किसका था अकाउंट? वो फैसल मंशा ने किसी का अकाउंट दिया है, HA मोबाइल के नाम से अकाउंट है, उसकी स्लिप मेरे पास है। ठीक है। फैसल ने दिया है? फैसल मंशा ने अकाउंट दिया है। अच्छा ठीक है, SHO भी पास खड़ा उसकी मौजूदगी में। ठीक है, उसमें 1 लाख रुपया वो मंगवा लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अच्छा ना आप ज़रा 10-15 मिनट तक होके आओ तो हम आपको इसको आपके हवाले कर देते हैं। वो बंदा चला जाता है, वो थोड़ी देर बाद आता है, उसको थाने से अंदर ही नहीं आना दिया जाता। मुझे पकड़ते हैं, मुझे जाके हवालात में दे देते हैं। ठीक है। मुझे कहते हैं अच्छा थोड़ी देर में आ रहे हैं, फिर आपको भेजते हैं। उसके बाद कोई बंदा नहीं आता। सुबह हो जाती है, एक बंदा आता है, आके नाम मेरा पुकारता है। मैं कहा जी मैं हूँ। आप पे पर्चा हो गया। किस चीज़ का पर्चा आप पे दिया गया? मेरे पे पर्चा दिया गया जी, जहाँ से मुझे उन्होंने अरेस्ट किया ना, मेरे बच्चों को CCTV मेरे पास मौजूद है। जैसे मेरी गाड़ी निकलती है सोसाइटी के अंदर से, पीछे से ये निकलते हैं, मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ जी, वहाँ पे ना खड़ा होके जुआ खेल रहा था सड़क पे? सड़क पे। FIR भी है मेरे पास, आप भी पढ़ेंगे आप भी परेशान हो जाएंगे। FIR में ये दर्ज किया गया ये गैम्बलिंग ऐप, हाँ वो मुखबरे ख़ास की तला पे हमें तला मिली कि फ़लाँ बंदा उधर जुआ खेला, हमने रेट तश्कील दी, पहुँचे वहाँ पे, फ़लाना डाला ये वो। लेकिन जो CCTV में है वो मेरी गाड़ी अपनी है, मुझे अपनी गाड़ी से अरेस्ट किया, कोई वहाँ पे डाला नहीं आया, कोई CCTV में डाला नहीं आया। मेरे पे पर्चा दे देते हैं, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। मुझे नहीं जुआ आप फिजिकली क्या उन्होंने इल्ज़ाम आप पे क्या लगाया? कि जुआ खेल रहे थे मोबाइल पे? मोबाइल पे। अच्छा मोबाइल पे। मेरा मोबाइल FIR में ऐड कर दिया।
मैं जब आके उसने मुझे बताया तो मैं तो उधर सर पकड़ के बैठ गया कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया, मेरे बच्चों को भी रास्ता किया, मुझे जलील भी इतना कर दिया इन्होंने, पैसे भी ले लिए और मेरे पे पर्चा भी दे दिया। ठीक है। मुझे 12-1 बजे पेश करते हैं मॉल्टन कचहरी। ठीक है। जज साहबान को मेरा वकील सारे शवाहिद देता है, ये FIR है, इसके फ़ोन की आप फ्रांसिक करवा लें कि मैं भी आप समझें कि ये न्यू ऐड हुआ है या ये डिलीट कर दिया, अगर इनमें से कोई जुए नमा ऐप मिल जाए या कोई शवाहिद मिल जाए हम अगला भी पर्चा लेंगे। जज साहब पर्चा खारिज कर देते, पर्चा डिस्चार्ज हो जाता है। इससे पहले ना मेरे पे कोई FIR है आज से पहले, ना मैं इस काम में मुलव्वस हूँ। नहीं, आखिर आप क्या समझते हैं, कोई वजह तो बनेगी ना, क्यों पकड़ा आपको? वजह ये है कि हमारे गांव में ना एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है हमारे ख़ानदान में। अच्छा, ठीक है। 337 F4 और 337 F6 की क्रॉस वर्जन हुई है। एक तरफ दोनों रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज हैं, एक तरफ चाचू के बेटे हैं, दूसरी तरफ पुप्पो के बेटे लगते हैं। ठीक है। ठीक है कि मैंने उधर हक का साथ दिया है। अच्छा। ठीक है। मेरे चाचुओं के बेटियों के साथ ज्यादती हुई थी। ठीक है। तो वो मेरे से जो दूसरी पार्टी थी जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं लोग, वो मेरे से ज़्यादा असर रसूख वाले हैं। ठीक है। अच्छा, किसी के कहने पे हुआ ये? किसी पे कहने किया किसने ये? तो ऐसा ही मनशा आप कह रहे हैं उन्होंने किया कि SHO ने? किसने किया? SHO खुद मौजूद था सर, खुद मौजूद था पास, जैसे हम 6 लोग खड़े हैं। अच्छा, फिर आपने क्या कार्रवाई की? हाँ, 3 लाख आपने दे दिया, उसके बाद क्या? 3 लाख दरखास्त खारिज हो गई। दरखास्त खारिज होगी, मैं घर आ गया हूँ। अब मैं CCP लाहौर साहब को मैंने दरखास्त दी है, मैंने एंटी करप्शन दरखास्त दी है, DIG फैसल कामरान साहब को दरखास्त दी है, जो वफाकी मुसब अल्लाह दरखास्त दी है। ठीक है। सेशन कोर्ट में रेड की है। ठीक है। मुझे SP जो है ना DIG साहब, उनकी भी दरखास्त मार्क होके SP सदर साहब पे आ गई है ग्रीन टाउन, और जो CCP साहब की दरखास्त है वो भी उधर आ गई है। उधर इंक्वायरी बिल्कुल सही नहीं हो रही, बिल्कुल सही नहीं हो रही उधर इंक्वायरी। अभी इंक्वायरी में बुलाया आपको उन्होंने? उधर मुझे एक दफ़ा बुलाया उन्होंने, मुझे 2 घंटे बिठाई रखा, उनमें से कोई नहीं आया। वो आई नहीं, दूसरी पार्टी नहीं कर रहे होंगे ना। ठीक है। उनमें से कोई नहीं आया। मुझे कहते कि आप 5 बजे आ जाइएगा। ठीक है, या आप बैठे वेट कर लें। मैंने कहा मेरे बेटे की तबीयत, उस दिन की मेरे जो छोटा बेटा 7 साल का, उसकी तबीयत नहीं ठीक, मैंने उसे हॉस्पिटल लेके जाना था। मैं जब उधर से निकला हूँ 1 बजे आया हूँ, 3 बजे मैं गया हूँ। मैं कहा सर मैंने अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, आप 5 बजे आइए। मैं कहा ठीक है, मैं 5 बजे आ जाता हूँ। अभी मैं निकला हूँ, आधे घंटे बाद कॉल कीजिए, अभी आ जाएँ। मैंने कहा अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपने बेटे को लेके, आपने मुझे 5 बजे का टाइम दिया है। ठीक है, तो मैं 5 बजे आ जाऊँगा। अच्छा चलें, फिर आप मंडे का कर लें। अच्छा असद साहब, ये किया मैंने ना इस सारे पे CCPO ऑफिस में रिंग किया, तो उन्होंने जो DPR है ना उनके डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, शेख फरहान अली, बड़े नामवर आदमी हैं। शेख फरहान जो हैं, उनके वालिद साहब मरातबली शेख डायरेक्टर थे वापडा के, पाकिस्तान वापडा के, बिल्कुल बड़े अहम आदमी थे जी, पब्लिक रिलेशनिंग के माहिर थे, DGPR भी रहे, बिल्कुल। उनके बेटे हैं, उन्होंने ड्यूटी लगाई है और उन्होंने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया और ये कहा कि SP इन्वेस्टिगेशन सदर, ठीक है, SP इन्वेस्टिगेशन सदर, वो कंसर्न SP इन्वेस्टिगेशन, उनकी ड्यूटी उन्होंने लगाई है कि ये इसको फौरी तौर पे करके कि क्या है विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे में उन्होंने कहा है CCPO ने कि हमने इनका जवाब मांगा है, 24 घंटे में अगर ये गिल्टी साबित हो गया तो वो कोई शख्स भी कानून से नहीं बच सकेगा। इसमें मैंने आपसे जुमला कहा ना कि ये आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए कि इससे बड़ा टेररिस्ट एक्ट क्या होगा? क्या बच्चों के सामने उसके वालिद की रुसवाई करते हैं और इस तरह की रुसवाई करते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, गालम गलोच भी करते हैं थाने में, और सारे सादा कपड़ों में, जिन्होंने पकड़ा वो भी सादा कपड़ों में, प्राइवेट मोटरसाइकिलों में बगैर नंबर प्लेट की। जो SHO है थाने में वो भी प्राइवेट कपड़ों में, सादा पोश। फिर ये है कि अब वो जाहिर है इंक्वायरी से भी घबरा रहे होंगे। अच्छा, ये जो पैसे आपने दिए हैं, क्या इसका पूरा का पूरा सबूत आपके पास मौजूद है कि पैसे दिए गए? 1 लाख रुपए की तो सर मेरे पास स्लिप है। 2 लाख रुपया मेरी बेकरी की सेल है, 3 दिन की, ईद के 3 दिन की। ठीक है। मैं कुरान पे भी हलफ देने को तैयार हूँ, अपने बच्चों को लेके कुरान पाक आगे रख के मैं हलफ देने को तैयार हूँ कि मैंने इनको 3 लाख रुपये। अब ये रिश्वतस्तानी एक्ट का पर्चा भी है, इस पर तो DIG फैसल कामरान खुद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो छोड़ूंगा नहीं, करप्शन साबित हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुतालबा CCPO लाहौर से और दूसरा DIG लाहौर से, ये हमारी अपील ये है कि इस तरह के केसेस जो हाई हैंडेडनेस के हैं ना पुलिस के, उनके ख़िलाफ़ तो सख्त तरीन दफ़ात का मुकदमा दर्ज करके और उसकी तफ्तीश वो अपने दफ्तर में मंगा लें। देखिए, ये फ़रार के रास्ते पुलिस वालों के बहुत होते हैं, वो इंक्वायरी कभी फेस नहीं करते। मुझे 80% इंक्वायरियाँ ऐसी याद हैं,
40 साल के प्रोफेशन में मैंने देखा कि वो उनके जो है ना वो लैतुलाल ताखीरी अरबे आ रहे हैं जा रहे हैं, कल का डाल परसों कर लें। ये जो निचला अमला होता है ना, एसपीज़ का, डीआईजीज़ का, आईजीज़ का, वो निचला अमला जो है वो उसको फेवर दे रहा होता है अपने पेटी भाई को। ठीक है। तो बेहतरीन तरीका तो ये है कि ये डीआईजी फैसल कामरान अपनी निगरानी में या सीसीपी लाहौर अपनी निगरानी में अपने स्टाफ से जहाँ इसकी इंक्वायरी करवाएं, और इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ग्रीन टाउन का ये वाक़या, क्योंकि हमें शिकायत जब ये मिली है ना तो उस दिन से मैं इसके पीछे हूँ, 3 दिन हो गए इस बात को। अगर इस वाक़े को आप मिसाल बना के पुलिस वालों के, अगर आपने वाकई कल्चर तब्दील करना है और आप ये चाहते ये हैं कि क़िबला दुरुस्त हो पुलिस का, और पुलिस में से ये कल्चर जो आपके तमाम तर सहूलियात के बावजूद हुकूमत को बदनामी का बायस बन रहा है, हुकूमत के लिए बदनामी है ना, बिल्कुल ऐसी है। तो उनके लिए ये मिसाल बनाने के लिए, दूसरों के लिए सबक बनाने के लिए, ताकि आइंदा किसी को इस तरह की जरूरत ना हो कि तारिक जैसे ताजर जो कोई और कोई शहरी भी जिसके हाथ चढ़ जाए। और ये अच्छा, ये शिकायत तो आम है असद साहब, हमें तो कई शिकायतें इस तरह की आती है कि जनाब वो गैम्बलिंग ऐप का बहाना करके पुलिस वाले थाने ले जाते हैं और वहाँ जाके पैसे ले लेते हैं। अच्छा, ये अक्सर हमने देखा है कि पुलिस वाले किसी को भी रोक के मोबाइल चेक कर रहे होते हैं। हाँ, ये कई वाक़यात इस तरह के। क्या पुलिस वाले किसी को भी रोक के उसका मोबाइल चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और मोबाइल चेक करके उनके पास फोन सा फोरेंसिक अथॉरिटी है, वो कौन से एक्सपर्ट है फोरेंसिक के? ओ भाई, ऐप का रखना तो जुर्म नहीं है। एनसीसीआईए ने डकी भाई के केस में, रजब भट्ट के केस में, सिस्टोलॉजी के केस में इस बात को जो है वो कहा है कि जनाब ये कोई जुर्म नहीं है रखना, उसके जरिए गैम्बलिंग की तशहीर करना जुर्म है। उन्होंने कहा शर्ट पे वसीम अकरम ने भी लिखा था। जी जी। डक्की भाई पे इल्ज़ाम था कि आपने फलां शर्ट पे ये गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया। तो वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शर्ट्स दी थी प्लेयर्स को बड़ी बड़ी, तो वो तशहीर की वजह से उन पे जुर्म लगा था। बिल्कुल। तो ये कोई रख के अगर इस्तेमाल भी कर रहा था तो वो तो बच्चों के साथ तो गाड़ी चला सकता है, शॉपिंग कर सकता है, ठीक है ना। जी जी। आपने अगर ये बेकरी पे सामान लेने जाएंगे तो ऐप लेके जाएंगे सुबह 8 बजे, सही है। और खेलेंगे, किस तरह की अहमकाना सी बात है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनको टेस्ट केस बना के जो है इसको लेना चाहिए। और अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो न सिर्फ ये कि उसको प्रॉपर सज़ा वो मिलनी चाहिए, और प्रॉपर सज़ा के साथ साथ उसको पब्लिक किया जाए। मेरा ख्याल है हम इस पर एक और प्रोग्राम करेंगे, और जो इनके केस में जो फैसला सामने आता है उससे भी नाजरीन को आगाह करेंगे। बिल्कुल। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तारिक साहब, आपका भी शुक्रिया, अपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।